हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शरद शेनॉय जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शरद शेनॉय जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो डॉक्टर, जिसे गॉल स्टोन भी कहा जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन को, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पित्ताशय में जो पथरी होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, किस वजह से होती है? अच्छा, इसको समझाने के पहले आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पित्ताशय होता क्या है। यू कैन अंडरस्टैंड। तो नॉर्मली हमारे सिस्टम में खाना हजम करने के लिए तेजाब बनता है पेट में, और बाद में जब खाना आधा हजम होके छोटी आंत में आता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खाला के प्रोटीन्स और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पित्त की जरूरत बनती है। और पैनक्रियास से, साधु पिंड जिसको बोलते हैं, पैनक्रियास में एक जूस बनता है जिसकी वजह से फैट को ज्यादा डाइजेस्ट करती है। अब ये दो बनाने के लिए, पित्त बनाने के लिए लिवर में पित्त बनता है। ऑन एन एवरेज अबाउट 1 लीटर पित्त 24 घंटे में बनता है। 1 लीटर, लेकिन हम 24 घंटे तो खाते नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि एक पित्ताशय, वहाँ पे एक ऑर्गन है ऐसा, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, ये पित्त जो बनता है लिवर में वहाँ पे आके जमा होता है। जैसे मान लो हमारी गाड़ी दिन भर घूमती है, रात को आके गैराज में आके पार्क करते हैं, उसी तरह ये पार्क करती है। हर 6 घंटे में आमतौर पे हम लोग खाना खाते हैं। तो आमतौर पे जब खाना जब नीचे उतरता है, जठर में से आधा हजम होके छोटी आंत में जब चले आता है, तो ये पित्त का गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है और वो निचोड़ता है ऐसा, वहां से पित्त निकलता है और वो पित्त की थैली खाली होती है और वापस लिवर से जो पित्त आता है उसमें आके जमा होता है जी। तो हर 6 घंटे में अबाउट 250 लीटर पित्त वहां पे आता है। वो जब पित्त 250 की, उसकी कैपेसिटी होती नहीं है, उसकी कैपेसिटी है 60 ml की, मैक्सिमम 2 आउंस की होती है। तो वो पित्त का थैली क्या करता है, उसमें से पानी को निकाल के उसको कॉन्सेंट्रेट करती है जी। जैसे मान लो दूध का हम रबड़ी बनाए तो कॉन्सेंट्रेट करती है जी। दूध का हम कंडेंस मिल्क बनाते हैं, उसी तरह उसको बना के छोटे वॉल्यूम में रख देती है। और जब ये पित्त की जरूरत बनती है, वो पित्त की थैली निचोड़ती है, वो पित्त नीचे आके वो जाता है अंदर, वो डाइल्यूट हो जाता है और निकल जाता है, यानी कंडेंस मिल्क का वापस दूध बन के तैयार करता है जी। अभी नॉर्मली क्या हो जाता है, इस सिस्टम में अगर गलती हो गई कुछ, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि लिवर जरा स्लगिश है, अपना सुस्त हो गया, काम सही कर नहीं रहा है, उसकी गॉल ब्लैडर की पित्त जो निकलता है, जो लिवर से निकलता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। ये क्वालिटी जो होती है काफी गाढ़ा हो जाती है जी। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो अगर आप धोनी को और नहीं तो किसको इंजन ऑयल डालते हुए देखा होगा, वो इंजन ऑयल कैसा गोल्डन येलो एकदम स्वच्छ होता है ऐसा, लेकिन कोई मैकेनिक जब इंजन खोलता है तो उसमें जो तेल निकलता है एकदम काला गाढ़ा तेल हो जाता है जी। उसी तरह नॉर्मल पित्त जो होता है वो स्वच्छ तेल की तरह होता है, लेकिन ये पित्त का थैली में स्लगिश होने की वजह से गाढ़ा होता है। जब गाढ़ा होता है तो जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है वो और उसके गट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लो हम लोग समुद्र का पानी सॉल्ट पैन में डालते हैं, उसका पानी इवेपोरेट करते हैं तो क्या बच जाता है, नमक बन जाता है, इट क्रिस्टलाइजेस। सिमिलरली जैसे जैसे पित्त का थैली में पित्त गाढ़ा होते जाता है, उसके छोटे छोटे कंकड़ बन जाते हैं। ये कंकड़ इकट्ठा होकर पथरी बन जाती है। तो इसका मतलब बेसिक कंकड़ का, इसका मतलब मैं समझा था कि अगर मोतीचूर का लड्डू कभी देखा आपने बनाते टाइम, छुट्टे मोतीचूर होता है, उसको इकट्ठा करके लड्डू बनता है जी। तो ये छुट्टे गाढ़ा पार्टिकल जो आते हैं उसको इकट्ठा होकर पथरी बन जाती है, और इसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं जी। इसका मतलब एक ही हो गया कि आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर सही काम नहीं कर रहा है और पथरी बन गई है जी। दिस इज हाउ स्टोन्स आर फॉर्म्ड। ये आसान तरीका है समझने का। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये पथरी किन कारणों की वजह से होती है? कारणों के एसेंशियली काफी कारण है, नोबडी हैज गॉट एक कोई कारण से होता नहीं है जी। कभी कभी लिवर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जब लिवर को, इन्फेक्शन जो निकल के पित्त में आता है, पित्त से जाता है गॉल ब्लैडर में, वो इन्फेक्शन जब बॉडी फाइट करती है तो कुछ
मरे हुए बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसके इर्द गिर्द में वो उसको पथरी बना के रखती है। अच्छा। जैसे मान लो आदमी, जब हम उसको बेरी करते हैं तो क्रिश्चियन लोग वहाँ पे टूमस्टोन बनाते हैं वहाँ पे जी। तो उसको मालूम है कि कौन आदमी अंदर पड़ा है, तो उसी तरह उसको पथरी के अगेंस्ट वो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया फंसा हुआ रहता है, उसके इर्द गिर्द में आता है। बट अमंग द कॉमन फैक्टर इज, दिस इज वेरी कॉमन इन द फीमेल्स, कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब मीनोपॉज में होता है जी। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो कम ज़्यादा होती है, उससे गॉल ब्लैडर और लिवर थोड़ा स्लगिश हो जाता है और उसकी वजह से गाढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए अगर 100 एसिडिटी के सिम्टम्स है जी। तो 80 लोग फीमेल्स होते हैं उसके अंदर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के, बिकॉज मेनोपॉजल चेंजेस कैन क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस। उसकी वजह से हार्मोन की इसकी वजह से यू कैन गॉल ब्लैडर के पित्त की। एक दूसरा, दैट्स रीजन व्हाई एक कॉमन कहावत है हमारी इंग्लिश में ऐसे कि फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट फीमेल ऑफ 55 Fs, फैट ओबेसिटी फर्टाइल, यानी इफ शी हैज डिलीवर्ड 2 or 3 बेबीज इन हर, फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट जो जिसको गैस की तकलीफ ज़्यादा होती है, फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट फीमेल्स ऑफ 50, सो बियॉन्ड 50। उसके लिए बोला है आपकी कोई ऐसा आफ्टर 50 जो आता है, फर्स्ट थिंग इज एक सोनोग्राफी कर लो कहीं गॉलस्टोन्स हो। तो ये फैक्टर्स यूजुअली आर द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जी। बट द सेम फैक्टर्स कैन प्रिवेल इन द मेल ऑल्सो, बट ऑन एन एवरेज लिवर जरा थोड़ा सुस्त हो गया, उसकी वजह से होने का कारण ज्यादा है उसमें। जी। डॉक्टर, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट किया जाता है? ओके, ये समझने के लिए आपको और एक चीज समझाना पड़ेगा मुझे जी। कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स किस किस्म के होते हैं। एसेंशियली 3 किस्म के होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। एक उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, एक उसको बोलते हैं पिगमेंट स्टोन्स, और तीसरी होती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अच्छा। अगर मैंने 100 पत्थर निकाले, 100 किसी अलग अलग पेशेंट में से निकाले जी, तो 85% विल बी मिक्स्ड स्टोन्स। अच्छा। 10% इज पिगमेंट स्टोन्स, मैं पिगमेंट का समझाता हूँ आपको, और 5% इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। तो ये 100 का परसेंटेज निकला जी। अभी जो दवाई आपके पास अवेलेबल है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन पिघलाने की दवाई है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन अगर होगा तो मैं दवाई देके उसको पिघला सकता हूँ जी। एक दवाई आती है जो स्टोन को पिघला देती है, तो चांसेस आर कि ओनली 5% स्टोन्स कैन डिसॉल्व, 95% स्टोन्स कैन गेट डिसॉल्व, बट 75 जो मिक्स स्टोन्स है दे आर सो फॉर्म कि उसको एक लेयर कोलेस्ट्रॉल, एक लेयर पिगमेंट, एक लेयर कोलेस्ट्रॉल, एक लेयर पिगमेंट। तो जैसे जेल में खड़ी पोड़ते हैं ना, अगर मान लो ऊपर का लेयर कोलेस्ट्रॉल हो, वो अगर टूट गया तो शायद वो पथरी पिघल जाती है। उसके लिए सभी पेशेंट में दवाई देना कोशिश तो करो जी। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता है अपने पास। लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स देयर इज मेडिसिन, उसको कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। पिगमेंट स्टोन जो होते हैं नॉर्मली होता नहीं है। अभी इसके कैसी जानकारी आ सकती है क्योंकि ऑपरेशन किए बगैर तो कौन सी पथरी है पता नहीं चलती है जी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है वो एक ही स्टोन होता है, बड़ा होता है। अच्छा। उसको नाम भी दिया है कोलेस्ट्रॉल सॉलिटेयर, जो अपन डायमंड पहनते हैं ना सॉलिटेयर, ऐसा एक सिंगल स्टोन होता है जी। तो हमको पता चलता है ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। बाकी जो मल्टीपल स्टोन्स होते हैं वो मिक्स्ड हो गए या पिगमेंट हो गए। तो ये दोनों से पता चल सकता है कि भाई ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको कोशिश करेंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो इम्प्रूव करने की दवाई हम देते हैं वो लिवर का फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है जी। तो अगर भले ऑपरेशन भी करे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है जी। तो उसके लिए दवाई देना अच्छा होता है, ले लो दवाई जी। डॉक्टर, अभी आपने सर्जरी की बात की, तो जैसे बाकी सर्जरियों में सर्जरी करने से पहले शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो क्या इस सर्जरी में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, उन्हें चेक करना जरूरी होता है? 100% जरूरी होता है हर एक ऑपरेशन में। मैं आपको सादा उदाहरण देता हूँ। आप जब रास्ता क्रॉस करते हो तो पहले यहाँ पे देखते हो, वहाँ पे देखते हो, सामने देखते हो, बाद में क्रॉस करते हो जी। क्यों करते हो? तो टेकिंग प्रिकॉशन, भाई कोई रिक्शा ने आके ठोक दे जी, है कि नहीं? तो उसी तरह आप किसी के जान को आप बेहोश करने वाले हो तो वो फिट है कि नहीं उतना तो देख लो पहले जी। इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट जी, टेस्ट करना जरूरी है जी। अभी नॉर्मली जब टेस्ट करते हैं हम ये देखते हैं कि
हार्ट उसका ले सकेगा क्या ऑपरेशन, तो ईसीजी करके देखते हैं। अगर ईसीजी में कुछ दिखाई दिया तो 2D एको करते हैं। ये सब जो करके देखते हैं, हार्ट है कि नहीं देखने। 4-6 फेफड़े का फोटो निकालते, फेफड़े एक बराबर है कि नहीं। 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए कोई भी ऑपरेशन करने के पहले, किडनी, हार्ट और लंग्स। एनेस्थेसिया में इन पे काफी असर होता है, तो उसके लिए ये 3 चीजें है कि नहीं। तो थोड़े ब्लड चेक करो। अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं तो लिवर के फंक्शन करने का भी जरूरी मात्रा बनती है कि लिवर तो सही है क्या नहीं उसका जी। अगर मान लो लिवर खराब है तो उसको करेक्ट करो पहले, बाद में ऑपरेशन करो। फेफड़े का अगर बढ़ा सकते हो उसको बोलो सिगरेट बंद करो, लंग के लिए कुछ एक्सरसाइज करो, बाद में करेंगे ऑपरेशन। तो बेसिकली एवरी जो भी टेस्ट कर रहे हैं आप, ये उसके सेफ्टी के लिए जी, उसको से बेहोश कर रहे हैं उसको, उसका सेफ्टी के लिए जी। जैसे को किसी की भाई है, किसी की बहन है, वो मैं भी ऐसा सोचता कि शायद ये मेरी बहन हो तो मैं क्या करता जी, करता नहीं सवाल। सो टेस्ट आर नेसेसरी जी, एंड इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल। डॉक्टर, ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी होती है, इस सर्जरी में किस तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं और कौन कौन से चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले एक चीज मैं लोगों को बोलता हूँ कि पहले ये टेस्ट करा लो जी। इसमें कोई कमियां दिखती हो आपको तो कमियां करेक्ट कर दो। आमतौर पे मैं उनको बोलता कि 2 हफ्ते पहले आप टेस्ट करा लो, ताकि उस 2 हफ्ते में अगर कुछ खराबी है, लाइक मान लो हीमोग्लोबिन कम है उनका, तो उसको जरा बढ़ा दूंगा मैं। उसके किडनी पे थोड़ा असर पड़ा है तो किडनी का फंक्शन इंप्रूव कर दूंगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज को, अभी कल परसों के दिन मेरा एक ऑपरेशन था मंगलवार को, उसको बोला 5 दिन पहले टेस्ट करो, और उसका शुगर बोलते मेरे को डायबिटीज कभी है नहीं, लेकिन शुगर उसका काफी जाए। मैं बोला क्यों करो आपका ऑपरेशन, जल्दी अर्जेंट नहीं है कुछ, शुगर कंट्रोल करो, बाद में करेंगे। तो दिस बेसिकली टेस्ट आर देयर टू लुक कि ऑपरेशन के बाद में कोई दिक्कत ना हो। गॉल ब्लैडर के हिस्से में और एक चीज आती है कि वो पित्त की थैली में बची है कि कहीं और गई है। अच्छा। तो पित्त जो यहाँ से निकलता है एक नली में आता है, वो नली अथड़ी के पास जाती है जी। अगर वो पथरी खसक के उस नली में आ गई तो जॉन्डिस हो जाता है आदमी को। अच्छा। अगर जॉन्डिस के अगर ऑपरेशन किया तो मुसीबत आ जाती है। तो अगर जॉन्डिस है उनको तो उसका वो पथरी क्लियर करना ज्यादा जरूरी है जी। तो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, एक प्रोसीजर बोलते हैं ERCP बोलते हैं उसको, वो करते हैं, वो डक्ट को पूरा क्लियर करते हैं, बाद में ऑपरेशन करते हैं। तो ये प्रिकॉशन जो आते हैं गॉल ब्लैडर के हिसाब से, लिवर आपका सही है कि नहीं, वो पित्त की नली नॉर्मल है कि नहीं, पैनक्रियाज नॉर्मल है कि नहीं, ये सब देख के ऑपरेशन करो, वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। जी। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या सर्जरी के बिना भी ये स्टोन निकाले जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है? पहली बात क्या है, एक की आपको पहले पता था मैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो तो हम दवाई से जरिए इसको पिघला सकते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं दवाई पिघल गया पथरी और बाद में उस गॉल ब्लैडर के स्टोन पिघलने के बाद में मैंने दवाई बंद कर दी जी, चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि एक 3-4 साल के अंदर वो पथरी वापस बन जाएगी। अच्छा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि गॉल ब्लैडर पथरी जो बनती है वो पथरी गॉल ब्लैडर वॉल को थोड़ा नुकसान करती है जी। और वो नुकसान हुई वॉल जो है वो काफी हद तक उसको गॉल ब्लैडर स्टोन पथरी बनाने में मदद करती है। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जब नई गाड़ी लेते हो तो उसको कभी जंग पकड़ता नहीं है, लेकिन मान लो कहीं भी एक पेंट की खरोच आ गई, उसको वो पेंट निकल गया और लोखंड को रस्ट पकड़ता है और पूरा रस्ट फैलते जाता है जी। उसी तरह गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, वो पथरी बेसिकली उसको नुकसान लगाती है, दैट वॉल बिकम्स डैमेज। तो पहले 200 साल पहले वो लोग पित्त की थैली ओपन करते थे, उसमें से पथरी निकालते थे, पित्त की थैली बंद करते थे। 6 से 8 महीने के अंदर दूसरी पथरी बनती थी। अब प्रॉब्लम ये बन गया तो उसका करे क्या, तो ऐसा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो पित्त का थैली निकालना जरूरी है। अच्छा। वो जरूरी इसके लिए है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। जी। जॉन्डिस हो जाता है, पैनक्रियास में दिक्कत आती है, लिवर खराब हो जाता है और खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से बोलते हैं कि निकाल दो उसको। पथरी पिघला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट चांसेस आर वेरी हाई ये वापस आ जाएगी पथरी जी। सो सर्जरी वुड बी द बेस्ट बेट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जी।
डॉक्टर, इतने सालों में आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एक 32-year-old gentleman, wealthy person, just married, but his wife was 29, had a kid who just about 9 months to 1 year. बचपन से ऑलमोस्ट उम्र के 15 साल से अल्कोहल लेता था और स्मोकिंग करता था। बड़े बाप का बेटा था, जो भी था बात अलग थी। और इतना पीता था कि उसको उठा के घर पे लेके आना पड़ता था हर रोज। तो एक when he was 32 or something, वो मेरे पास आ गया, पेट में दर्द है बोल के जी। और ये पेट का दर्द जो था उसका, पहले मैंने सोनोग्राफी जो की, वो पित्त की थैली में पथरी थी और पैनक्रियाज में काफी सूजन थी। तो अस्पताल में एडमिट करके दवाई चालू किया, दोनों को शांत किया, गॉल ब्लैडर को भी, पैनक्रियाज को भी जी। और उसके पिताजी के सामने, उसके बीवी के सामने उसको एक ही बताया मैंने कि वापस प्लीज जरा दारू मत पीना, सिगरेट मत पीना, अगली बार मैं बचा नहीं पाऊंगा आपको। वो सब समझा के हो गया। लेकिन वो बोला यूजुअली बोलते रहते हैं ऐसे कि माँ कसम आज से नहीं पीऊंगा मैं जी। और 3 महीने के अंदर वापस आ गया। इस बार 3 महीने के अंदर शराब पीना शुरू कर दिया घर जाते ही। बीवी बोलते उसे कभी बंद किया ही नहीं था। तो पीते पैनक्रियाज खराब, उसको बोला मैं इधर तो एडमिट कर ही नहीं हो पाऊंगा, आप बड़े अस्पताल में चलो। तो उसको बड़े अस्पताल में लेके गया, आईसीयू में रखा। पैनक्रियाज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी जो थी वो अटक गई उधर, और उसमें गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन का मतलब पूरा काला सड़ जाता है गॉल ब्लैडर। और यू हैव टू पुश इन वेरी फास्ट। अभी आप सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी वो उसका पैनक्रियाज इतना खराब था, कोई ऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं होगा, इतना खराब था। पैनक्रियाज की वजह से फेफड़े में फर्क पड़ा था, कोई राजी नहीं हो रहा था। बेहोशी का डॉक्टर बोलता है मैं नहीं दूंगी उसको ऑपरेशन, बेहोश करके। लेकिन ये गॉल ब्लैडर अब फटने को आ गया था, गैंग्रीन होते का बोला कुछ भी करो लेकिन दे दो मुझे जी। तो बेहोश किया, अंडर ऑल द फुल रिस्क गॉल ब्लैडर को निकाला। लेकिन पैनक्रियाज इतना खराब था उसका, वापस आईसीयू में जाके 3 दिन में वापस पैनक्रियाज के लिए मुझे वापस ऑपरेशन करना पड़ा। बाप रे। वापस आईसीयू में गया, वेंटिलेटर पर रखा। 1 महीना उसके साथ में मैं पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक झगड़ा करते रह गया कि बचाए इसको कुछ जी। बच नहीं पाया, खत्म हो गया। तो स्टोरी एंड्स इन अ सैड नोट जी। बीवी 29 years, 1 year old child, बट कसूर किसका है? जब हम समझाते हैं उनको मत करो जी, मत करो, हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्या बोल सकते हैं उसको जी। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सफर हमारे परिवार वाले ही करने वाले। तो उंगली उठाने वाले लोग हैं कि तुमने बराबर किया रे, मैं तो भगवान तो नहीं हूं यार जी, है कि नहीं? हाथ घुमाओ ठीक हो गया, आप वो तो नहीं कर पाऊंगा, कोशिश कर सकते लेकिन आप भी थोड़ी कोशिश करो जी। ये हर टाइम मुझे गॉल ब्लैडर का आता है, उसे हर एक को मैं ये समझाता हूँ, ये स्टोरी है, नाम भी हम कुछ नहीं बता, लेकिन ये स्टोरी हुई है, मेरे हकीकत में हुई है। और मैं सबको वही समझाता हूँ, मत पियो यार, इतना भी मत करो। किसी 200 साल अंग्रेज की गुलामी की यार, अभी आप शराब की कर रहे हो यार जी, कुछ मतलब नहीं है इसके अंदर। ओके डॉक्टर साहब, आपने गॉल ब्लैडर स्टोन किस वजह से होता है, किन कारणों की वजह से होता है, ये तो बता दिया, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे खानपान की वजह से भी हमें पित्ताशय में पथरी हो सकती है? खानपान की वजह से जो पथरी का किस्सा जोड़ मिलाप होता है कि बेसिकली हम लोग एक खेती में जब खेती करते हैं जी, तो उसको बी डालनी पड़ती है, लेकिन वो खेत वहाँ पे रिच होना चाहिए ताकि वो बी पकड़ ले उसको। उसी तरह ये हार्मोन का डिस्टर्बेंस जो मैंने पहले बताया, वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। लिवर कमजोर है, वो काम सही तरह से नहीं कर रहा है, पित्त जो बना रहा है वो गाढ़ा बना रहा है, ये सब बेसिक है, वो सॉइल है उसका जी। और उसके अंदर ये खाना ऐड करता है। अभी नॉर्मली क्या हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट फीमेल, अभी जी। अगर कोई स्थूल आदमी है तो क्यों स्थूल होता है? वो खाने की वजह से, है कि नहीं? तो खाना अगर आप काफी चर्बी वाले खाना खा लो, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स खा लो, तो इनसे होने के चांसेस ज्यादा है। अगर इंडिया का ही आप पकड़ लो, नॉर्दर्न बेल्ट
जी इज द रिच पीपल दैट वे। उनका खाना बहुत ही रिच होता है। जैसे मुस्लिम्स है, पंजाबी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, उनके खाने में इतना घी डालते हैं, इतना तेल डालते हैं, तो इनवेरिएबली ये खाने से ज़्यादा चांसेस ऑफ देयर आकि पथरी बनने की शक्यता ज़्यादा है। उसी तरह अगर आप साउथ में जाओ, ये तो दही भात खाने वाले लोग हैं जी ज़्यादा करके, और उनका खाना बहुत स्पाइसी होता है, तो उनको तेजाब ज़्यादा बढ़ता है, तो अल्सर की शिकायत ज़्यादा वहाँ पे होती है। अच्छा। तो ये खाने में जो एक ही फर्क है कि जितना ज़्यादा रिच खाना खा लो आप, चांसेस आर देयर दैट फॉर्मिंग ऑफ स्टोन्स आर वेरी हाई। तो अगर आप पनीर खाना पसंद करते हैं, अभी साउथ में तो पनीर हम लोग हार्डली खाते हैं, हम साउथ इंडियन, आई नो, हम तो हार्डली पनीर खाते हैं किधर जी सिंपल दही चावल दाल चावल खाते हैं, बस भात भाजा को अच्छे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर ये भी खाना चाहते हो आप, खाइए आप, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। अच्छा है बोल के ज़्यादा खाते बैठो, ये मत करो। हर किसी चीज में लिमिट होना बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स एंड स्ट्रॉन्ग फैट लेवल्स कैन प्रमोट गॉल ब्लैडर स्टोन्स, क्योंकि ओरिजिनल सकम नहीं चाहिए। अभी मान लो कि आदमी एकदम दुबला पतला है, भले वो ज़्यादा खाए और उसका लीवर अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन बेस उनका सॉइली अगर रिच है, वो खाली रुक रहा है कि कौन आए और पथरी बनाए। डॉक्टर साहब, क्या उम्र का भी इसमें पथरी होने में कुछ संबंध है? ऑन एन एवरेज एक पथरी बनने के लिए ऑन एन एवरेज अबाउट 6 साल लगते हैं, छोटी पथरी जी। लेकिन एक पथरी से 50 होने के लिए 2 साल में भी हो सकते हैं, 1 साल में। क्योंकि क्या हो जाता है कि एक बार पथरी बन गई ना, वो बाकी लोगों को इकट्ठा करते हैं, तू भी आ जाए तो हो जाता है पथरी। तो बाकी पहली पथरी बनने के लिए टाइम लगता है, पर उसके बाद में इट्स वेरी इजी टू हैव। मैंने गॉल ब्लैडर जो निकाला था, उसमें पेशेंट ने बोला, साहब कितनी पथरी है? तो मैंने पूरा गॉल ब्लैडर खोल के सब पथरी उसके बाद दिया, तुम गिनो। वो अगले दिन मुझे बोली 1022 पथरी है उसके अंदर। बोला अच्छा चलो घर पे माला बना के रख दो, अभी क्या करेंगे उसको। तो पथरी गिनने का, एक से ज्यादा बनने के लिए फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, वो फर्स्ट को बनने मत दीजिए आप, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक को हमारे दर्शकों के लिए आसान करके समझाया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स के हिसाब से मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि अ नॉर्मल गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, डू नॉट ओवर ईट एनीथिंग बट ईट एवरीथिंग। जी। तो अगर आप एक गुलाब जाम खाओ और 20 खाओ, एक ही बात है, तो एक ही खाइए। जी। सो एवरीथिंग इन लिमिट्स इज द फर्स्ट रोल टू कीप योर बॉडी हेल्दी। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओ, वो फैक्ट्री आपके 50 दरवाजे बना सकता है, और उसके पास आपने 5,000 का ऑर्डर दो, तो फैक्ट्री बंद ही पड़ेगी, ओवरवर्क होगा तो खराब हो जाएगी फैक्ट्री। उसी तरह अगर किसी भी पुर्जे को आप ज्यादा काम करने लगे, वो नुकसान तो करेगा ही करेगा। आप अपने शौक के लिए खाते जाते हो, लेकिन आपको उम्र का ख्याल रखो अपना, कि अभी नहीं होता है, अपनी फैक्ट्री भी पुर्जे भी कमजोर हो जाते हैं ऐसा ऐसा। तो आमतौर पे यही बोलता कि लाइफस्टाइल चेंज में एक ही करना आपको, हर साल में जब जाते हैं आप, उसको आप एक एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कम करो। जी। आपको उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, मेरे पिताजी को डायबिटीज था, मेरे ग्रैंडफादर डायबिटीज से मर गए थे उस जमाने में, 1870 1880 के अंदर। वहाँ पे कुछ शुगर का दवाई वो मर गए थे। पिताजी डाइट से कंट्रोल थे, तो मुझे डायबिटीज तो आना ही आना है जी। और जैसे मैं सबको समझाता हूँ कि एनुअल चेकअप्स करते रहो। उम्र के 45 पे मैंने देखा मेरी शुगर थोड़ी बढ़ रही है, फास्टिंग 95 जा रही है, तो मैंने क्या किया, पहली बात शक्कर कम करते गया। तो अपने को अपना ख्याल रखना चाहिए कि लिमिट देखो क्या है जी। तो आमतौर पे अगर पथरी बनने का चांसेस आपके पास है, क्योंकि आपका खाना इतना रिच है, आप वो कम कर दो, चर्बी वाले खाने कम कर दो, प्रिकॉशंस लेना जरूरी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप सब खाइए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट कम खाइए जी, कम खाइए, हर साल थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए जी, कुछ तकलीफ होगी नहीं आपको। थैंक यू डॉक्टर शरद जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए।
फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।